guys, myself Chetan Pal. I'm a second year BMS student. Welcome to our channel Simplified Ayurveda, where we teach complex topics in simplified way. Today's video is about the dhatu which is formed after med dhatu from the ahar ras, that is अस्थि धातु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया शरीर पेपर 2 का 4th चैप्टर दैट इज अस्थि धातु। इस चैप्टर को हम 3 टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे जो है सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक जो है सबसे पहले हम देखेंगे अस्थि धातु की उत्पत्ति दैट इज एटिमोलॉजी। श्लोक बताया गया है मेदस्तो अस्थि च मेदसो अस्थि जायते। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट अस्थि धातु की उत्पत्ति मेद धातु से होती है। एज वी नो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा, जब मेद धातु बनता है उसके साथ 2 और कंपोनेंट बनते हैं, उनमें से एक होता है प्रिकर्सर ऑफ अस्थि। हेंस अस्थि धातु की उत्पत्ति मेद धातु से ही होती है। नाउ नेक्स्ट इज निरुक्ति दैट इज डेरिवेशन ऑफ अस्थि धातु। अस्यते क्षिप्यते इति अस्थि मींस जिसे फेंका जाता है, यानी डेथ होने के बाद भी अस्थि अवशिष्ट रहती है यानी रेसिडुअल रहती है और उसे हम जल में प्रवाहित करते हैं, इसलिए इसे अस्थि कहा गया है। या इसे कहीं रखा गया हो ऐसे भी समझा जा सकता है। बॉडी का ऐसा हार्डेस्ट धातु जो बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसे मांस धातु कवर अप करता है, इसी से अस्थि कहते हैं। अब हम देखेंगे अस्थि धातु के सिनोनिम्स। अस्थि धातु के सिनोनिम्स है किकस, कुलय, सार, मेदोज, मेदोतेज। डेथ होने के बाद भी अस्थि बोन इजिली डिकम्पोज नहीं होती, इसलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी देख के उसको सिनोनिम्स दिए गए हैं जैसे किकस, कुलय एटसेट्रा। अस्थि शरीर की स्ट्रॉन्गेस्ट धातु है, इसलिए उसे सार भी बोला गया है। और मेद धातु से अस्थि धातु बनता है, इसलिए मेदोज और मेदोतेज भी कहा गया है। अब हम देखेंगे लोकेशन ऑफ अस्थि। अस्थि पाई जाती है सभी बोन्स में, अस्थिवा स्रोतस में और अस्थिधरा कला में। अस्थि धातु यानी बोन्स पूरे शरीर में प्रेजेंट होती है, जैसे हेड में क्रेनियल बोन्स, बैक में वर्टिब्रल बोन्स एटसेट्रा। अस्थिवाह स्रोतस के लिए एक श्लोक बताया गया है अस्थिवाह नाम स्त्रोतसाम मेदोमूलम जघनम च। अस्थिवाह स्रोतस के मूल स्थान है यानी रूट्स है मेद धातु और फ्लैट बोन्स जैसे हिप बोन, जंगन एटसेट्रा। जैसे एक ट्री की लाइफ उसके रूट्स के नरिशमेंट पे डिपेंड करेगी, उसी तरह अस्थिवा स्रोतस के रूट्स डिसाइड करेंगे कि अस्थि धातु की नरिशमेंट कैसी होगी। बैलेंस स्टेट ऑफ मेद धातु जरूरी है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने के लिए। अगर मेद धातु ज्यादा हो गया बॉडी में तो अस्थि धातु की नरिशमेंट कम होगी, क्योंकि मेद धातु एक्सिस वाला उन चैनल्स को ब्लॉक कर देगा जो अस्थि धातु को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। हिप बोन, फ्लैट बोन एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है मेजर ऑर्गन्स को, हेंस दे आर रूट ऑफ अस्थिवा स्रोतस। कला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो ऑर्गन्स के अंदर बाउंड्रीज बनाती है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कला। उसमें से डलन ने कहा है कि पुरुषधरा कला और अस्थिधरा कला सेम ही है। अब हम पुरुषधरा कला और अस्थिधरा कला की सिमिलरिटीज को एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। वृक्ष और लघु आहार खाने से यानी ड्राई एंड लाइट फूड खाने से बॉडी में वात दोष ज्यादा बढ़ेगा, वात दोष का प्रकोप होगा और वो माइग्रेट करेगा अस्थि में, जिससे अस्थि के डिसऑर्डर्स होंगे। इसलिए ट्रीटमेंट के दौरान पक्वाशय में बस्ती दी जाती है, जिससे बैलेंस ऑफ वात और अस्थि होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ अस्थि धातु। पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अस्थि धातु। अस्थि धातु अग्नि के काम करने की वजह से कफ दोष पृथ्वी और वायु महाभूत को बांधे हुए रखता है, जिससे अस्थि हमारी स्ट्रॉन्ग, रफ, हार्ड और ड्राई बनती है। पृथ्वी महाभूत और कफ महाभूत दोनों मिलकर अस्थि को स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनाते हैं और वायु महाभूत अस्थि में कैविटीज बना के उसे ड्राई, रफ और लाइट बनाती है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ अस्थि धातु। इसके लिए श्लोक बताया गया है अस्तिनि देह धारणम मज्जह पुष्टि च। अस्थि धातु से बना स्केलेटन पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम जो 33 बोन से बना होता है वो बॉडी को एक इरेक्ट पोस्चर देता है और साथ ही में स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। स्कल बोन्स हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। रिबकेज हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। अस्थि धातु मज्जा धातु को इनक्लोज करती है, यानी बोन के अंदर रहता है बोन मैरो। तो अस्थि धातु की क्वालिटी डिसाइड करेगी कि मज्जा की क्वालिटी कैसी रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक जो है अस्थि धातु का बनना एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में माँ जो आहार खाती है उससे बनने वाले आहार रस से अस्थि धातु का नरिशमेंट होता है, लेकिन आफ्टर बर्थ जो आहार हम खाएंगे उससे बनने वाले आहार रस से अस्थि धातु का नरिशमेंट होगा। न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस स्टेट ऑफ जठर अग्नि और बैलेंस स्टेट ऑफ अस्थि धातु अग्नि, ये 3 मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो अच्छे से रहेंगे तो अस्थि धातु प्रॉपर बनेगा। अब हम एक चार्ट के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ अस्थि धातु और फिजियोलॉजी ऑफ अस्थिवा स्रोतस समझते हैं। सबसे पहले फूड खाया, वो फूड आमाशय में जाता है। आमाशय में जठराग्नि और पाचक पित्त होते हैं, वो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उससे आहार रस का फॉर्मेशन होता है और वो आहार रस बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। उस आहार रस से सबसे पहले रस धातु, फिर रक्त, फिर मांस और मेद धातु का निर्माण होता है। हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि मेद धातु के फॉर्मेशन के वक्त 3 कंपोनेंट्स बनते हैं, उनमें से एक होता है प्रिकर्सर ऑफ अस्थि। ये प्रिकर्सर और न्यूट्रिएंट्स ऑफ अस्थि धातु हर एक बोन तक लाए जाते हैं बाय अस्थिवाह स्रोतस। फिर बोन्स में अस्थि धातु अग्नि इन प्रिकर्सर और न्यूट्रिएंट्स ऑफ अस्थि पे एक्ट करती है, विच रिजल्ट्स इनटू अगेन फॉर्मेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स विच आर पोष्य अस्थि धातु, अस्थिमल, केश, लोम, समश्रु एंड प्रिकर्सर ऑफ मज्जा। पोष्य अस्थि धातु ये फर्म, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल होता है, इसलिए अस्थि धातु शरीर के धारण का काम करता है। उत्पत्ति काल ऑफ अस्थि धातु के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि अस्थि धातु की उत्पत्ति 20th डे होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद थर्ड टॉपिक जो है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अस्थिसार पुरुष। एक श्लोक बताया गया है
पार्ष्णि गुल्फ जानो अरत्नि जत्रु चिबुक शीरः पर्वस्तुलाः स्थूला अस्ति नखदन्तश्च अस्ति साराः ते मोहत्साः क्रियावन्तः क्लेशसाः सार स्थिर शरीरः भवन्ति आयुष्मन्तश्च। यानी उत्तम अस्थि सारता वाले पुरुष के फीचर्स बताए गए हैं। उसमें स्थूल पार्ष्णि यानी बिग एंड ब्रॉड हिल्स, स्थूल गुल्फ बिग एंड ब्रॉड एंकल जॉइंट्स, स्थूल जानू बिग एंड ब्रॉड नीज, स्थूल अरत्नि लॉन्ग फोरआर्म्स, स्थूल जत्रु बिग एंड ब्रॉड क्लेविकल्स, स्थूल चिबुक ब्रॉड जॉस, दृढ़ अस्थि नखदंत स्ट्रॉन्ग बोन्स नेल्स टीथ, स्थूल पर्वसंधि ब्रॉड जॉइंट्स, महास्कंद ब्रॉड शोल्डर्स, महाशीर बिग हेड होता है। और उत्तम अस्थि सारता की इफेक्ट्स माइंड, हेल्थ और लाइफ पर बताए गए हैं कि ऐसा पर्सन मह उत्साह होता है यानी एंथुजियास्टिक होता है, क्रियावंत होता है यानी हमेशा एक्टिव रहता है, हार्डवर्क करता है, क्लेशसाह होता है यानी किसी भी हार्डवर्क को सस्टेन कर सकता है यानी स्ट्रेस नहीं लेता, और जिसका शरीर स्थिर होता है यानी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉडी होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बोन्स, और वह पर्सन आयुष्यमंत होता है यानी जिसकी लंबी उम्र होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ वात दोष एंड अस्थि धातु। वात दोष और अस्थि धातु का आश्रय आश्रय संबंध होता है यानी वो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वात दोष वायु और आकाश महाभूत से बना होता है और अस्थि धातु वायु और पृथ्वी महाभूत से बनी होती है। वायु महाभूत अस्थि धातु और वात दोष दोनों में प्रेजेंट रहती है। ऐसे टेक्स्ट में बताया तो नहीं गया है, पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि बोन की जो कैविटीज होती है उनमें आकाश महाभूत होता है। हेंस वायु और आकाश महाभूत में कुछ भी कम या ज्यादा होता है तो उसका इफेक्ट हमें अस्थि धातु में दिखाई पड़ता है। वात दोष और अस्थि धातु का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है यानी कोई एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक कम होगा। शरीर में वात दोष बढ़ेगा तो अस्थि धातु का क्षय होगा, और सिमिलरली अगर वात दोष कम होगा तो अस्थि धातु की वृद्धि होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ वृद्धि एंड क्षय ऑफ अस्थि धातु। अस्थि धातु के दो डिसऑर्डर्स बताए गए, अस्थि वृद्धि और अस्थि क्षय। सबसे पहले देखेंगे अस्थि वृद्धि लक्षण। इसके लिए श्लोक बताया गया है, अध्य अस्थिनि अधिदंतश्च। बोन के ऊपर एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ होना उसे अध्य अस्थि कहा गया है यानी बोन्स पर शोल्डर, हैंड, नीज एटसेट्रा में पाए जाते हैं। अध्य अस्थि को कैल्सिफिकेशन प्रोसेस की तरह समझा जा सकता है यानी किसी टिश्यू में बोन का बनना। इसके एग्जाम्पल है कैल्किनल स्पर यानी हील के नीचे बोन स्पर बनना, ये मोस्ट कॉमन है। हार्ड डेंटल टर्टर, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस यानी किसी डीप टिश्यू के अंदर बोन का फॉर्मेशन होना। एक्स्ट्रा टीथ या एक्स्ट्रा दांत का ग्रो होना आदिदंत कहलाता है। मॉडर्न मेडिसिन के हाइपरडोंटिया से इसको कंपेयर किया गया है। एग्जाम्पल के लिए थर्ड मोलर के पीछे फोर्थ और फिफ्थ मोलर का ग्रोथ होना, ये रेयर कंडीशन है। अब हम देखेंगे अस्थिक्षय के लक्षण। इसका श्लोक बताया गया है, अस्थिक्षय अस्थिशूलम दंत नख भंग रोक्षच। अस्थिशूल यानी जॉइंट पेन, जो कि अस्थि धातु के डिजनरेशन की वजह से होता है। जब अस्थि धातु पोरस हो जाती है, वीक हो जाती है, ज्यादा स्ट्रेस होल्ड नहीं कर पाती, इसकी वजह से पेन होता है। नख यानी नेल्स, जो अस्थि धातु के उपधातु है। जब अस्थि धातु का क्षय होता है तो नेल्स इजिली ब्रेक ऑफ हो जाते हैं क्योंकि वो ब्रिटल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। दंत तीत, ये भी उपधातु है अस्थि धातु के। जब अस्थि धातु का क्षय होता है तो तीत कमजोर हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। आचार्य चरक ने बताया है कि केश, लोम, समश्रु जो अस्थि धातु के मल है यानी वेस्ट है, अस्थि धातु के क्षय के समय ये गिरने लगते हैं। अस्थिक्षय के कारण काम करते वक्त जल्दी थकान आने लगती। ये सारे थे अस्थिक्षय के लक्षण। इसी के साथ अस्थि धातु यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।